हाय एवरीवन। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन देखो, सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी सिंक्रोनाइज मैनर में, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक जहाँ चलता है वहाँ ढोलक भी बजता है, बांसुरी भी बजता है, कई चीज़ें बजती हैं। तो उन चीज़ों को बजने का एक ट्यून होता है कि मतलब वो फिक्स टाइम पे कौन सी चीज़ें कितने वॉल्यूम में कैसे बजेंगी, सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन आप ध्यान से समझो कि कोई म्यूजिक चल रहा है, उसमें ढोलक अपना अलग ही बज रहा है, फिर से बांसुरी अपना अलग ही बज रहा है, मतलब सब चीजें अलग अलग तरीके से बज रही हैं। तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा? बिल्कुल चीजें सब नॉइज हो जाएंगी, मतलब कुछ भी सही नहीं होगा, सब नॉइस नॉइस हो जाएगा, कुछ भी मतलब इको कहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब उसका रिजल्ट सही नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? वही वही अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं एक साथ। मान लो कि एक प्रोसेस P1 है, ठीक ना, एक प्रोसेस P1 है और एक प्रोसेस P2 है। इधर आपका कीबोर्ड है, मान लीजिए कीबोर्ड है ना। तो प्रोसेस का मतलब ये है कि कई सारे काम हो रहे हैं एक साथ। तो P1 भी इसको यूज करना चाहता है, P2 भी इसको यूज करना चाहता है। तो ये सब चीजें कैसे यूज होंगी? कभी ऐसा हो सकता है कि P1 हमेशा इसको रखा है तो P2 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर P2 कोई और काम करने जा रहा है तो P2 P2 कोई और काम करने जा रहा है तो P1 उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मान लो P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे आपका प्रिंटर यूज करने जा रहा है, फिर P1 को भी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा P2 को ही दिया रहेगा, कभी P1 को ही तो मौका मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों में हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास रिसोर्स की बात की जाती है। तो रिसोर्स को कई सारे प्रोसेस कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को कब यूटिलाइज करता है, कब छोड़ता है, कैसे उसको रखे कैसे छोड़े कि कोई प्रोसेस हमेशा वेट ना करे। देखो, कभी कभी ऐसा सिस्टम होता है ना कि मान लो P2 है तो P2 हमेशा किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और P2 का तुरंत हटने के बाद कोई P3 प्रोसेस आएगा, वो वो आर को यूटिलाइज करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 को हमेशा मिल ही नहीं रहा है, ये हमेशा डेडलॉक में चला जाता है या फिर स्टार्वेशन में चला जाता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए ना हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं। आई थिंक आप सिंक्रोनाइजेशन समझ चुके। सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक इसी इसका वर्ड का जो मीनिंग है वो भी यही है कि कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को रखा है, कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को छोड़ने वाला है। इन सब चीजों को हम जिस चैप्टर में डिस्कस करते हैं उसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप अब एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कई सारे प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं, और रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है कैसे होना चाहिए कि कोई रिजल्ट गड़बड़ ना हो। रिजल्ट गड़बड़ का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपके पास P1 कोई काम कर रहा है और P2 कोई काम कर रहा है, तो जिस तरह हम बात किए थे कि अगर म्यूजिक बज रहा है तो उसमें अलग अलग म्यूजिक का अलग अलग आवाज है, बिल्कुल समय से बजना चाहिए, तो उससे एक बिल्कुल अच्छा आवाज निकल रहा था। उसी तरह अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस अगर सिंक्रोनाइज्ड मैनर में नहीं काम करेगा तो इसका रिजल्ट कुछ और निकल सकता है। रिजल्ट का मतलब ये है कि आप प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट ना हो रहा है, कुछ और हो गया, आधा प्रिंट हुआ आधा नहीं हुआ। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं। आई थिंक आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइजेशन समझ चुके हैं। अब देखिए, सिंक्रोनाइजेशन समझने के बाद आपके पास एक बात आती है। अभी तक आप बस प्रोसेस प्रोसेस बात कर रहे थे, अब प्रोसेस को देख लीजिए। प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? प्रोसेस आपके दो तरह के होते हैं, ठीक ना। एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, और एक होता है आपका कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस। देखो, इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें वो प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लिख सकते हैं, अगर अब इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए प्रोसेस, प्रोसेस which is not, which is not affected by, which is not affected by other प्रोसेस। मतलब एक किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट, या फिर दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता है और दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट भी नहीं होता है। एंड नॉट अफेक्टिंग अदर प्रोसेस। समझ रहे हो ना इसका मतलब? अब देखो, अब कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात करें तो कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है? इफ ए प्रोसेस, if a process is affected by, affected by
other process. If a process is affected by other process and it can affect other process, मतलब ये किसी प्रोसेस से अफेक्ट होता है या फिर किसी प्रोसेस को अफेक्ट कर देता है। अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर दो चीजें, मतलब किसी एक रिसोर्स है, उसको ये रखा हुआ है, तो इसके वजह से दूसरा प्रोसेस आपका वेट कर रहा है, या फिर कोई दूसरा प्रोसेस किसी रिसोर्स को रखा हुआ है, तो उस रिसोर्स के लिए ये वाला प्रोसेस वेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस। तो हमने क्या लिखा, इफ ए प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एंड इट कैन अफेक्ट अदर प्रोसेस देन कॉल्ड कोऑपरेटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक ना, यही आपका बेसिकली है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक ना। अब देखिए, अगर आप डायग्राम के रूप में देखना चाहते हैं कि क्या होता है मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस, तो मान लो एक P1 प्रोसेस है, ठीक ना, और दूसरा आपका P2 प्रोसेस। अगर P1 प्रोसेस इसको अफेक्ट कर रहा है या फिर P1 प्रोसेस P2 से अफेक्टेड हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस। ठीक ना। हमने प्रोसेस देख लिया कि प्रोसेस क्या होता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, और उससे पहले हमने सिंक्रोनाइजेशन देख लिया था। देखो, अब हमारे पास ये बात आती है कि जो हमने सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर उठाया है, इसको पढ़ेंगे कैसे। कुछ भी अगर पढ़ना होता है तो उसको समझे ना पहले कि इस पे काम कैसे करना है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम एक सीरीज फॉलो करेंगे, मतलब 3 स्टेप फॉलो करेंगे। उन 3 स्टेप से हम पूरा चीज समझ जाएंगे। ठीक ना। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है, पहला स्टेप क्या है आपका। पहला स्टेप हम ऐसे पढ़ेंगे कि इफ वी हैव नॉट सिंक्रोनाइजेशन, अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन है नहीं, तब हम क्या हो, तो प्रॉब्लम होगी कुछ ना। अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। देन इफ वी हैव नॉट सिंक्रोनाइजेशन, देन प्रॉब्लम्स विल बी अकर, प्रॉब्लम्स विल बी अकर। अगर हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम होगी। देन वी विल डिस्कस दैट प्रॉब्लम। मतलब अगर हमारे पहले, देखो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा, उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा, विच टेक्निक विच टेक्निक वी शुड यूज वी शुड यूज टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। मतलब जो प्रॉब्लम आपकी अकर हो रही थी उसको आपने सॉल्व कर लिया, तो आप कौन सी टेक्निक लगाओगे कि आप सिंक्रोनाइजेशन कर सको। ठीक ना, आपका क्या हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। हमने अभी देख लिया कि मतलब कौन कौन सा टेक्निक लगाएंगे तो सिंक्रोनाइजेशन हमें प्राप्त हो जाए। ठीक ना। उसके बाद हमारा जो मेन गोल होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो टेक्निक लगा रहे हैं, डेट इज राइट और रॉन्ग। तो लिख लेते हैं हम, द सॉल्यूशन the solution which we find is correct or not। देखिए, आपको इसमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 चीजें हमने लिखा है कि हम कैसे पढ़ेंगे 3 चीजें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने से अकर हो रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टेक्निक लगाएं कि वो प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाए।
फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कैसे होने चाहिए, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं वो सही है कि नहीं। ठीक ना। ये स्टेप का मतलब ये है कि पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे हम ना, इन तीन चीजों के इर्द गिर्द रहेगा। ठीक ना। और हमारा सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर यही खत्म हो जाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ लेंगे, एक एक जो आपने देखा कि एक एक स्टेप में कई सारे टॉपिक्स हैं अंदर, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। हमारा मेन गोल ये था कि इस चैप्टर को पढ़ने का फ्लो क्या होगा। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास नहीं है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप आपने सुना होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, फिर से स्पून वाले प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।